सो वेलकम बैक। देखिए, जनरल अवेयरनेस मैराथन में हमने दो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। थर्ड था हमारा जिसमें हम बोल सकते हैं डेमोग्राफिक सेंसस फीचर एंड जो उसके फंक्शंस वगैरह का आपका टॉपिक है। अब ये एफएए के पेपर में भी है और जूनियर असिस्टेंट का जो कल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी है। अब ये वीडियो मैं इस टाइम पे जूनियर असिस्टेंट वालों को इसलिए बोलूँगा देखने के लिए क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं ताकि आपको वो थोड़ा बहुत रिवाइज रहे और आप अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो जल्दी जल्दी निकल जाए। अब देखो, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले वो बता देता हूँ। थोड़ा सा पहले इसका बैकग्राउंड देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें ज़्यादातर 2011 का सेंसस और जो अभी सेंसस होने वाला है, ठीक है, हमारा 2027 में आने वाला है, उसके कुछ जो थोड़ा बहुत डाटा है वो देखेंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे 2011 में जो मेन चीज़ें थी, ठीक है, जो इसमें जैसे ग्रोथ रेट की बात करेंगे। उसके बाद इसमें हम देखेंगे ग्रोथ रेट के बाद देखेंगे हम सेक्स रेशो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें लिटरेसी देखेंगे। उसके बाद हम इसमें देख रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी और उसके बाद अर्बनाइजेशन, ठीक है। अब देखो, इसमें थोड़े फैक्ट्स हैं, कोशिश करना आप अगर इसको 2x पे सुन सको तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए। अब देखें, सबसे पहले आपको ये पता है डेमोग्राफी एक्चुअली होता क्या है कि हम पॉपुलेशन की स्टडी को ही डेमोग्राफी बोलते हैं। तो फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडी का पूछ सकते हैं आप, तो कार्ल मार्क्स याद रखना, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आज से ही हम कुछ पिछले 200 साल से ही स्टार्ट किया हमने डेमोग्राफिक स्टडी करनी। ये एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है। तो एंशिएंट टाइम्स में जैसे अर्थशास्त्र आपने नाम सुना होगा, ये बुक किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी। और मौर्यन एम्पायर के पीरियड में, तो मौर्यन एम्पायर के पीरियड में जो अर्थशास्त्र लिखी गई थी उसमें भी सेंसस का जिक्र है। उसके बाद अगर आप देखोगे मुगल पीरियड में, तो ऐन अकबरी जो किसने लिखा था? अबुल फजल ने, तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन काउंटिंग का जिक्र है, ठीक है। तो मतलब एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। अब देखो, ब्रिटिश एरा में आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था 1872 में, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं था, ठीक है। तो अगर वो पूछें कि 1872 में जो सेंसस हुआ था वो किसने करवाया था, तो लॉर्ड मायो ने करवाया था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन 1881 में, ये कैसे याद रहेगा आपको 1881? बिल्कुल देखो, ये सिमेट्री में है, मतलब बीच में मिरर लगा दो 1881, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा कि 1881 में पहला सक्सेसफुल जो सेंसस कंडक्ट हुआ, तो ये किसने करवाया था? लॉर्ड रिपन ने करवाया था। तो ये ब्रिटिश एरा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद से 1881 के बाद से हर 10 साल के बाद सेंसस कंडक्ट होता रहा है, हर 10 साल के बाद, ठीक है। तो हर एक 10 साल के बाद अगर देखोगे तो ये होता था। अब देखो, लास्ट सेंसस कब हुआ है? 2011 में। नेक्स्ट होना था 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से ये आगे जाता रहा। तो अब देखो 2027 में जाके हो रहा है। तो पहली बार इसकी कंटिन्यूटी में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। अब देखो, 2011 में जो हुआ था वो 15th सेंसस था। अगर हम 1881 से स्टार्ट किया, क्योंकि 10-10 साल करके, तो उस हिसाब से अगर देखोगे ब्रिटिश टाइम से लेके 15th सेंसस था। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंस के हिसाब से देखोगे कि इंडिपेंडेंस के बाद से ये 7th सेंसस था। कौन सा? 2011 वाला, ये याद रखना है आपको। तो इसका मतलब अभी कौन सा सेंसस हो रहा है जो 2027 में होगा? 8th सेंसस है आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ओवरऑल देखा जाए तो 16th सेंसस है, ठीक है। अब देखें, सेंसस जो है ये यूनियन सब्जेक्ट है। आपको पता है यूनियन सब्जेक्ट क्यों होगा? क्योंकि देखो, इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है। तो ये वैसे भी यूनियन सब्जेक्ट में ही रखा हुआ है हमने अंडर आर्टिकल 246, ठीक है। और इसके अगर ऐसे एंट्री भी पूछते तो आपको याद होना चाहिए 69 एंट्री है 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब देखें, 16th सेंसस जो इंडिया में होने वाला है, इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये 2 फेज़ में हो रहा है, हमें पता है। सबसे पहले कौन सा फेज़ होगा? अप्रैल से लेकर, जो कि स्टार्ट हो गया, इस अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें हाउस लिस्टिंग का काम होगा, ठीक है, मतलब हाउसिंग का सेंसस होगा। और फिर सेकंड फेज़ में क्या होगा? पॉपुलेशन एनुमरेशन होगी। कहने का मतलब फरवरी 2027 में। तो मार्च से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, मार्च 1 2027 में हमारा जो है वो ये सेंसस रिलीज़ होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस होगा। तो ये पता होना चाहिए कि पहली बार डिजिटल सेंसस होने जा रहा है, जिसमें मोबाइल ऐप के थ्रू सेल्फ एनुमरेशन होगी। अब इसमें देखो, टोटल इन्होंने 30 लाख जो फील्ड फंक्शनरीज हैं वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर फ़िलहाल इस पर, ठीक है। अब देखा, बात करते हैं, हमें इंपॉर्टेंट ये 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि फैक्चुअल है थोड़ा सा, तो कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो, स्लोगन की बात करें तो 2011 में स्लोगन क्या था? आवर सेंसस, मतलब हमारा सेंसस हमारा फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। मास्कट की बात करें तो ए लेडी एनुमरेटर, तो ये मास्कट था। लोगो की बात करें तो डिज़ाइन बाय, ये किसने किया था? ये पता होना चाहिए, पद्रा बिंद्रा राथ ने, ठीक है, पद्रा बिंद्रा राथ ने। तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अब जो 2011 का सेंसस हुआ था इसको प्रिंट किया था 16 लैंग्वेजेस में, ठीक है। लेकिन जब शेड्यूल फॉर्म मतलब भरते हैं ना कि भाई आपने आप अपना बताओ, जैसे घर पे आके वो बता रहे हैं पूरे के पूरे शेड्यूल फॉर्म, तो वो हमने 18 डिफरेंट लैंग्वेजेस में भरे थे, ठीक है। तो ऐसे प्रिंटेड ये किया था 16 लैंग्वेज में। तो ये थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं, लेकिन मैंने इस हिसाब से अरेंज किए ताकि आपको याद रखना आसान रहे, ठीक है।
अब देखें ये किसके अंडर, अभी हम जो भी सेंसस कंडक्ट करवा रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद भी, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में या सेंसस एक्ट है 1948, ठीक है, उसके अंडर हम ये सारा कुछ करवाते हैं। इसको कंडक्ट कौन करवाता है? देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ही इसको कंडक्ट कराती है। उसके अंदर एक ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, ठीक है, और ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल में ही बैठता है कौन? सेंसस कमिश्नर, ठीक है। तो ये एक्चुअली ड्यूअल रोल प्ले करता है सेंसस कमिश्नर जो है, ये ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल का भी देखता है और ये भी। तो सेंसस कमिश्नर तो 2011 में कौन था ये पता होना चाहिए, डॉक्टर सी चंद्रा मुरली, ठीक है। तो अब एग्जाम में आ सकता है कि इस बार जो कंडक्ट करवा रहे हैं तो उसमें सेंसस कमिश्नर कौन है, तो आप एक बार सर्च करके देख लो, ठीक है। उसके बाद करंट रजिस्ट्रार जनरल अभी कौन है, ये आपको आपके लिए होमवर्क आ गया, ठीक है, कुछ ना कुछ तो सर्च करो खुद। उसके बाद देखो 2011 के सेंसस की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चला कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो रोज़ हुई है, मतलब इंक्रीज़ हुई है, 1.21 बिलियन इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है। तो कहने का मतलब इंक्रीज़ बाय 181 मिलियन हुई थी, जिसको आप बोल सकते हो। लेकिन हुआ क्या कि देखो अगर आप देखोगे ना 2001 से 2011 तक, तो एक डेकेड में हमने देखा कि इससे पहले का जो सेंसस हुआ था, इससे पहले 10 साल का जो इससे लास्ट वाला डेकेड था, उसमें जिस हिसाब से इंक्रीज़ हुआ था उस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ में इंक्रीज़ नहीं देखा गया 2001 से 2011 में, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे यही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ग्रोथ स्लोवर थी। तो ये पहली बार हुआ है पूरे 9 डेकेड्स में, तो पूरे मतलब 90 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2011 के सेंसस में हमारे पास क्या हुआ था, पॉपुलेशन तो रोज़ हुई थी लेकिन उसका जो ग्रोथ था वो स्लोवर था, पहली बार ऐसा देखा गया। अब देखो आपको याद क्या क्या रखना है चीज़ें, थोड़ा थोड़ा नज़र मार लो, अगर याद हो तो अच्छी बात है। देखो नंबर ऑफ स्टेट 2001 में भी हमारे पास 28 थी, 11 में भी 28 थी, नंबर ऑफ यूटी 77 ही थी। अभी का आपको पता होना चाहिए कितनी है, ठीक है। वैसे इसमें क्वेश्चन आएगा तो वो दूसरे में आएगा, इससे नहीं पूछेंगे। अब नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 593 थी, वो इंक्रीज़ हुई 640 पे। 5564 थी पहले नंबर ऑफ तहसील्स, वो भी इंक्रीज़ हुई 5929 पे। तो ये डाटा तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोई चीज़ ऐसी तो नहीं हुई कि जो डिक्रीज़ हुई हो इंक्रीज़ होने की जगह। जैसे नंबर ऑफ टाउन्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। तो जैसे 5000 के अराउंड थे वो 8000 को पहुंच गए। यहाँ पे देखो 5500 के अराउंड थे, 6000 के अराउंड पहुंच गए। तो अराउंड और अराउंड याद रखना है, पूरा एग्जैक्ट डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ विलेजेस अगर आप देखोगे तो 6,38,000 के अराउंड थे, फिर 6,40,000 के अराउंड हो गए, ठीक है। उसके बाद अर्बन पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो ये इंक्रीज़ हुई है, लेकिन जो रूरल पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हुई है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अर्बन में क्योंकि लोग अर्बनाइजेशन तो हो रही है, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में जा रहे हैं, तो उस वजह से अर्बन पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हुई है 2001 से 2011 में, लेकिन जो रूरल पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हुई थी। सेक्स रेशो अगर आप देखोगे तो 933 से 940 चला गया था, ठीक है, सेक्स रेशो। उसके बाद हम बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो की, तो 927 से 914, तो ये डिक्रीज़ हुआ है, ये इंक्रीज़ हुआ है, ये डिक्रीज़ हुआ है, ये पता होना चाहिए। सेक्स रेशो इंक्रीज़ हुआ था, चाइल्ड सेक्स रेशो डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब देखो उसके बाद बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो 324 थी पहले डेंसिटी। तो कहने का मतलब कितने लोग जैसे मान लो कि ये 1 किलोमीटर ऐसे 1 किलोमीटर ऐसे, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसे स्क्वायर बनाते हैं जो 1 किलोमीटर इस साइड हो 1 किलोमीटर इस साइड हो, उसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने ले रहे हैं, तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। 324 थे, 382 हो गए, तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन मतलब जो पॉपुलस स्टेट थी वो कौन सी थी, वेस्ट बंगाल थी, क्योंकि उसमें 904 लोग रह रहे थे पर किलोमीटर में, 1 किलोमीटर 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में, जैसे ये पूरा का पूरा 1 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 904। बिहार में कितनी थी, यहाँ से पहले 2001 की बात कर रहा हूँ, 2001 में वेस्ट बंगाल था, लेकिन 2011 में कौन हो गया था, बिहार, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर यूटी की बात करोगे तो पहले दिल्ली थी, बाद में भी दिल्ली ही है, लेकिन देखो इंक्रीज़ कितना हुआ है, 6000 से सीधा 11,000 पे डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। उसके बाद लीस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट वाइज देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश थी 2001 में, यहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश ही है। देखो टोटल 10 लोग थे, यहाँ पे सिर्फ 17 लोग रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। और अगर यूटी की बात करोगे तो अंडमान और निकोबार था, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स थे, अगर आपको ये याद रह रहे हैं अच्छी बात नहीं, तो इन सब को मैंने थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन किया है, नीचे आपको समझ आ जाएगा। अब देखो 2026 के अराउंड अगर अभी आप देखोगे ना, अभी इस टाइम पे, तो इस टाइम पे यूपी जो है मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। अगर आपको 2011 का रेफरेंस ना दिया हो और पूछा हो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, यूपी में है, ठीक है। तो 17% ऑफ द नेशन पॉपुलेशन यूपी में ही रह रही है। और अगर यूटी का पूछेंगे तो कौन है, दिल्ली है, ये याद रखना है। अब देखो अगर आपको वो ऐसे पूछेंगे भाई सीक्वेंस वाइज बता दो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे, फिर कहाँ पे, फिर कहाँ पे, तो यूपी तो आपको पता ही है, यूपी के बाद बिहार है, बिहार के बाद महाराष्ट्र, ये पता होना चाहिए। अगर आप मतलब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछेंगे तो महाराष्ट्र, बिहार और यूपी, ठीक है। उसके बाद आ गया सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलस स्टेट, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब देखो अभी के डाटा के हिसाब से देख रहे हैं हम, तो सिक्किम जो है वो लीस्ट पॉपुलस स्टेट है, और लक्षद्वीप जो है वो लीस्ट पॉपुलस यूटी है, ठीक है। तो यूटी का पूछेंगे सबसे कम पॉपुलेशन लक्षद्वीप, यूटी का पूछेंगे स्टेट का पूछेंगे सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम, ज़्यादा यूपी, ठीक है। ये आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा अब।
अच्छा, उसके बाद देखो, और सबसे ज़्यादा यूटी की बात करेंगे अगर, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो आ गई हमारी दिल्ली। अब देखो कुछ कंसेप्ट जो मैं बता रहा था ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ग्रोथ रेट को समझने की कोशिश करो। ग्रोथ रेट एक्चुअली होता क्या है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। मान लो कि किसी एक एरिया में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और उसमें से 200 की डेथ हो रही है, ठीक है। 1000 में से 200, टोटल कितना बच गया? 800। और अगर कुछ माइग्रेशन होके आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनको हमें साथ में सब्ट्रैक्ट या ऐड करना पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। अब ये दो तरीके से मेज़र होती है। पहला आ गया AEEGR। AEEGR का क्या मतलब है? एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, ठीक है, एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। अब ये 2011 में अगर आप देखोगे ना, एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल, जो मतलब हम पूरा एनुअल मतलब एक साल की पूरी एवरेज देख रहे हैं कि वो एक्सपोनेंशियली कैसे ग्रोथ कर रहा है। 2011 में जो था वो था 1.64, और 2001 में वो इंक्रीज़ हुआ है, 1.97 हो गया। सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, 2001 में 1.97 था, वो डिक्रीज़ हो गया है 1.64 पे। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ कि एवरेज एनुअल, क्योंकि देखो हमने बोला ना कि ग्रोथ रेट तो डिक्रीज़ हुई है। 2001 से लेकर 2011 तक ग्रोथ रेट, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है लेकिन ग्रोथ रेट डिक्रीज़ हुई है। तो AEEGR भी हमारी डिक्रीज़ हुई है, 1.97 से 1.64 चली गई। उसके बाद DBGR, DPGR, ये क्या है? डेकेडल, मतलब यहाँ पे हम 10 साल का देख रहे हैं, डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यहाँ पे हम एनुअल एक साल की देख रहे थे। तो डेकेड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है? 2011 में, अगर 2001 में 21% थी तो ये 17% पे आ गई, तो यहाँ पे भी डिक्रीज़ हुई है। तो अगर डेकेड पूरा का पूरा 10 साल का देखें तो वो भी डिक्रीज़ हुई है। अगर हम एनुअल के हिसाब से देखें वो भी डिक्रीज़ हुई है। तो ये वाली टर्म्स अगर एग्जाम में दिख जाएँ तो परेशान नहीं होना। AEEGR का मतलब है एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, और ये आ गया आपकी डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, DPGR। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? अगर उस टाइम पे 2011 की बात करें, हाईएस्ट ग्रोथ रेट मेघालय का था, ठीक है, लोवेस्ट ग्रोथ रेट नागालैंड का था। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो हमने बोला कि ग्रोथ रेट तो डिक्रीज़ हुआ है 2001 से 2011 तक आने में, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट था कहाँ पे? वो कौन सी स्टेट है जहाँ पे ग्रोथ रेट ज़्यादा था? तो वो थी मेघालय, ठीक है, 27.82। देखो 2011 में एवरेज इन इंडिया की थी 17.64, लेकिन मेघालय की कितनी है? 27.82। तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट की बात करें मेघालय था। अगर यूटी की बात करें तो दमन एंड दीव, ठीक है, दमन दीव हवेली, दादरा एंड नागरी हवेली है, ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली 55.5%। तो ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट की आपको याद रखना। तो MD याद रख लेना, MD, ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा MD की याद। तो MD आ गया आपका हाईएस्ट ग्रोथ रेट में। लोवेस्ट इसमें ग्रोथ रेट में कौन था? नागालैंड। अगर स्टेट की बात करें तो उसमें माइनस में थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, नेगेटिव ग्रोथ रेट किस में था, कौन से स्टेट में था नेगेटिव ग्रोथ रेट? तो नागालैंड में था, ठीक है। अगर यूटी की बात करें तो इसमें सबसे कम था, किसमें? अंडमान और निकोबार आइलैंड में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, ये PDF मैंने शेयर कर दिया, उसको 1-2 बार आप खुद देख लेना, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा जब आप खुद रिवाइज करोगे। अब देखें, अगर आप देखोगे, मैंने बताया 2001 से लेकर 2011 तक हमारे पास सिर्फ ये एक ऐसा सेंसस है जिसमें पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हुई है, मतलब ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब एडिड लेसर पॉपुलेशन कंपेयर टू प्रीवियस डिकेड। तो पिछले डिकेड से इस डिकेड में पॉपुलेशन कम इंक्रीज़ हुई है। तो ये ऐसा नहीं कि 2001 से 2011 में ही हुआ, इससे पहले कब हुआ था? 1911 से 1921 में भी ये बात हुई थी, ठीक है। अब देखो इंडिपेंडेंस के बाद तो आपको याद रखना 2001 से 2011 में ही ऐसा हुआ है कि हमारे पास शार्पेस्ट डिक्लाइन हुआ है इसमें, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, नागालैंड की 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है लोंगीलैंग और दूसरी है किपहेर। मुझे लगता नहीं इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये 2 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हमने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद में शार्पेस्ट डिक्लाइन हमें यहीं पे दिखा है, ठीक है, ग्रोथ रेट के हिसाब से। अब देखें इसमें आपके क्योंकि आपके सिलेबस में भी है फीचर्स एंड फंक्शंस, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि डेमोग्राफी के फीचर्स और या सेंसस के फीचर्स और फंक्शंस क्या होते हैं। फीचर्स का क्या मतलब हो गया कि देखो इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, मतलब हम क्यों करवा रहे हैं ये। सबसे पहले हमें इंडिविजुअल, कहने का मतलब हर इंडिविजुअल को हम चांस दे रहे हैं कि वो भी इसका पार्ट बने, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल लेवल पे जाके चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंडिविजुअल एनुमरेशन हो रही है, ठीक है। तो हर एक मतलब इंडिविजुअल लेवल पे हम चीज़ों को देख रहे हैं। यूनिवर्सलिटी, हम सबको काउंट कर रहे हैं, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, चाहे उसकी सेक्स क्या है, उसका कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका लैंग्वेज क्या है, उसके बेसिस पे नहीं हो रहा। तो यूनिवर्सलिटी, इंडिविजुअल एनुमरेशन। उसके बाद साइमल्टेनिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक साल एक ग्रुप को पता कर रहे हैं और 3 साल बाद तीसरे ग्रुप का पता कर रहे हैं, ये साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहा है सारी जगह पे। उसके बाद डिफाइंड पीरियडिसिटी है, हमें पता है कि कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड की
ही बात कर रहे हैं। जैसे हम 10 साल की बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा 10 साल के ही है, ऐसा नहीं है कि 2001 से पहले वाली चीज़ें भी हमने ऐड कर ली होंगी। तो पूरा 10 साल का हम देख रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं डिफाइंड पीरियडिसिटी, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप होती है, ये भी इसका फीचर में ही आता है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर स्पॉन्सरशिप नहीं करेगी तो ये कंडक्ट करवाना ही मुश्किल है, ठीक है। इंडिविजुअल बेसिस पे ये कंडक्ट नहीं हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं फंक्शंस की। तो सबसे पहले देखो इसका मतलब मेन फंक्शन होता कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, जो भी हम चीज़ें लाएंगे लोगों के लिए जो करेंगे, वो तब तक नहीं पता चलेगा हमें जब तक हमारे पास सेंसस का डाटा नहीं होगा कि कहाँ पे हमें ज़रूरत है, कहाँ पे ज़रूरत नहीं है चीज़ों को देने की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और प्लानिंग में ये चीज़ काम आती है। उसके बाद इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन में वो कैसे काम आएगी, जैसे आपने देखा होगा डिलिमिटेशन करते हैं, तो डिलिमिटेशन में हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज का एरियाज चेंज कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो किस बेसिस पे करते हैं, हम सेंसस को ही देख के करते हैं, वहाँ की जो भी हमारे पास डाटा होगा, तो इसलिए ये ज़रूरत होता है। तो इसका फंक्शंस में ये भी आ गया। रिसोर्स एलोकेशन करनी होगी, जैसे मान लो कि कहाँ पे कितना हमें खर्चा करना है, कहाँ पे कितना नहीं करना है, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, कम ज़रूरत है, वो सारा रिसोर्स एलोकेशन भी इसके फंक्शंस में ही आता है। उसके बाद देखो स्टैटिकल बेंचमार्क का मतलब ये है कि हमें कम से कम बेस लाइन मिल जाती है, ठीक है, तो ताकि हम उसी हिसाब से डेवलपमेंट कर सकें। और बिजनेस और रिसर्च में तो हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये इसके फीचर्स और फंक्शंस भी हैं। हो सकता है वो थोड़ा सा पेपर को अलग बनाने की कोशिश करें तो ये चीज़ पूछ लें। अब देखें, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 20th सेंचुरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिस्टिंक्ट फेजेस। कहने का मतलब अगर हम देखेंगे ना, 20th सेंचुरी का मतलब है 1900 से लेके 1999 तक। हम देख रहे हैं कि इस पूरे के पूरे 100 साल, हम इस 100 साल को 4 फेज़ में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। 4 डिस्टिंक्ट फेज़ कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखो, पहले हमने 20 साल देखे, 1901 से लेके 1921 तक। फिर हमने अगले 30 साल, फिर अगले 30 साल, फिर अगले 20 साल। कहने का मतलब ये देखो 20, 30, 30, 20, ठीक है। तो ये देखो हमने कैसे इसको 4 डिस्टिंक्ट फेज। पहला फेज था हमारा स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, जिसमें हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, ठीक है, स्टैग्नेशन थी पॉपुलेशन में। उसके बाद हमने देखा कि ग्रोथ हो रही थी, लेकिन स्टेडी ग्रोथ हो रही थी, बिल्कुल इस हिसाब से, ठीक है। फिर हमने देखा रैपिड हाई ग्रोथ हुई है। वो कौन से पीरियड में हुई है वो पता होना चाहिए, 1950 से लेकर 1980s के बीच में, 1951 से 81 में रैपिड हाई ग्रोथ हुई है। तो ये थर्ड फेज़ है हमारा। सेकंड फेज़ था स्टेडी ग्रोथ का, पहला था स्टैग्नेंट पॉपुलेशन का। उसके बाद आप देखोगे 81 से लेकर 2001 तक, इसमें क्या हुआ, हाईएस्ट ग्रोथ विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लो डाउन। अब यहाँ पे हमने देखा कि मतलब ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन हमें कुछ साइन दिख रहे थे कि शायद ये स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो हमें पहले से ही कुछ साइन दिखने लग गए थे, और उसी वजह से क्या हुआ, 2001 से 2011 में हमने देखा कि फर्स्ट टाइम द नेट पॉपुलेशन एडेड हैज़ बीन रिड्यूस्ड, ठीक है। हमारी जो 4 फेज थे, अगर आप 20th सेंचुरी की बात करोगे तो आपको याद रखना है स्टैग्नेंट पॉपुलेशन कौन से एरा में थी, तो ऐसे याद रख लो, 20-20 लास्ट वाले, बीच के 30-30 हैं, तो आप आराम से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट, ग्रोथ रेट वाज नेगेटिव इन सेंसस 1921। मैंने पहले भी बताया था ऊपर आपको। तो 1921 ईयर को हम बोलते थे डेमोग्राफिक डिवाइड, ठीक है। कौन से ईयर को? 1921 को। मैंने बताया था ना आपको ऊपर कि 2011 से पहले 1911 से लेकर 1921 में भी हमने देखा था कि लेसर पॉपुलेशन कंपेयर हुई थी, मतलब प्रीवियस से, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड हुई थी। तो कहने का मतलब, तो इसी के लिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव ग्रोथ रेट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, जिन्होंने डेमोग्राफिक डिवाइड याद रखना। अब देखो ग्रोथ रेट मैक्सिमम कहाँ पे थी, कौन से सेंसस में थी, तो ये भी पता होना चाहिए 1971 में। मिनिमम पूछेंगे कौन से में थी, नेगेटिव 1921 में। मैक्सिमम किस में थी, 1971 में। याद रखना ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो 2011 की अगर बात करें, लार्जेस्ट स्टेट हमारे पास पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज कौन कौन सी थी। पॉपुलेशन वाइज का मतलब हो गया जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। एरिया वाइज तो हमें पता है राजस्थान सबसे बड़ा है। पॉपुलेशन वाइज 2011 में यूपी था, ठीक है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र था, थर्ड पे बिहार था। अगर बाई चांस वो आपसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आर्डर पूछ लें पॉपुलेशन वाइज, तो आपको पता होना चाहिए 2011 में लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज कौन कौन सी थी। एरिया वाइज राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है। अब देखो स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें अगर, तो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। सबसे पहले पॉपुलेशन वाइज देखते हैं कि जहाँ पे कम लोग रह रहे हैं। पॉपुलेशन वाइज सबसे कम पॉपुलेशन वाइज अगर देखें तो स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है, सिक्किम। सिक्किम के बाद है मिजोरम, मिजोरम के बाद है अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे छोटी स्टेट एरिया पॉपुलेशन वाइज कौन सी है, सिक्किम। एरिया वाइज तो हमें पता है गोवा है, ठीक है। उसके बाद एरिया वाइज गोवा के बाद सिक्किम आती है, फिर त्रिपुरा, लेकिन यहाँ पे सिक्किम टॉप कर रही है, ठीक है। उसके बाद मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। आपको मेन यही याद रखना है, अगर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। अगर वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आर्डर पूछेंगे तो 1-2 बार इस PDF को देख लेना, आपको चीज़ें याद रहेंगी। अब सेकंड कंसेप्ट देखते हैं, सेक्स रेशो। अब देखो सेक्स रेशो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास जैसे मान लो कि पॉपुलेशन है जहाँ पे 1000 मेल्स हैं, तो 1000 मेल्स के बराबर में हमारे पास टोटल पॉपुलेशन में कितनी फीमेल्स हैं, तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, उसको हम बोलते हैं सेक्स रेशो, ठीक है। तो पूरी दुनिया का अगर आप सेक्स रेशो देखोगे वो है 984। कहने का मतलब 984 वुमेन हैं फॉर 1000 मेंस, ठीक है। मतलब ये रेशो बता रहा हूँ आपको, मेंस अगर 1000 हैं तो वुमेन कितनी है, 984। वर्ल्ड वाइड 2011 की बात कर रहे हैं। इंडिया में कितना था 2011 में, 940 था।
वर्ल्ड से कम था। तो स्टेटमेंट में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारा जो मतलब इंडिया का जो एवरेज सक्सेस रेशियो था वो वर्ल्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा था या कम था। तो आपको पता होना चाहिए कम था, 940 है हाँ, इंडिया में। ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो 984 हैं। अब बात करते हैं कि मतलब सेक्स रेशियो में टॉप पे कौन सी स्टेट है जहाँ पे वुमेन का रेशियो सबसे ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो केरला टॉप करता है लिस्ट को, क्योंकि वहाँ पे वुमेन ज़्यादा है, 1084 वुमेन है और 1000 मैन के लिए, मतलब 1000 मैन अगर हैं वहाँ पे तो उसके बिलमुकाबिल वुमेन की परसेंटेज ज़्यादा है, तो 1084 है। पौंडीचेरी जो है उसने यूटी में टॉप किया 1038। तो ये आपको डाटा याद रखना है 2011 का सेक्स रेशो के हिसाब से। उसके बाद अगर हम यूटी की बात करते हैं, मैक्सिमम सेक्स रेशो किसका मैंने क्या बताया था आपको, कहाँ पहुँचे थे हम, पौंडीचेरी, तो मैंने आपको बता दिया ना मैक्सिमम सेक्स रेशो। इसी में अगर पौंडीचेरी का मैक्सिमम सेक्स रेशो तो मिनिमम सेक्स रेशो किसका था, दमन एंड दीव का था, याद रखना ठीक है। 1038 था ना पौंडीचेरी का सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा यूटी में, तो मिनिमम किसका था, दमन एंड दीव में, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अब इसमें ये दो चीज़ें याद रखना, एक उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है और एक पौंडीचेरी में डिस्ट्रिक्ट है। उत्तराखंड में जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, और जो पौंडीचेरी में उसका नाम था माहे। 2011 का डाटा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा अगर मैक्सिमम सेक्स रेशो किसी डिस्ट्रिक्ट में देखा गया तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, एक उत्तराखंड की थी और एक पौंडीचेरी की। अगर स्टेट वाइज पूछ रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया, स्टेट वाइज केरला ने टॉप किया था, यूटी में पौंडीचेरी ने टॉप किया था। लेकिन अगर वो डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ रहे हैं तो उत्तराखंड की एक डिस्ट्रिक्ट थी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसमें थे 1142, ये सेक्स रेशियो था 1142, मतलब इतनी वुमेन्स हैं। अगर वहाँ पे 1000 मेल हैं तो वुमेन कितनी है, 1142 हैं। तो पौंडीचेरी में कितने थे, 1176। तो ज़्यादा किस में थे, पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, माही डिस्ट्रिक्ट में, तो याद रख लेना माही डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो मैक्सिमम सेक्स रेशियो 2011 में ये था। अब देखो स्टेट वाइज अगर देखें तो हाईएस्ट कहाँ पे हमने बताया, केरला था। लोवेस्ट किस में था, हरियाणा में। स्टेट में मैंने आपको लोवेस्ट नहीं बताया था, तो हाईएस्ट किस में था, केरला में। लोवेस्ट किस में है, हरियाणा में। लेकिन अगर आपसे वो सीक्वेंस पूछें तो याद रखना केरला के बाद तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो केरला में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। लोवेस्ट में अगर देखो तो सबसे ज़्यादा हरियाणा में कम है, फिर जम्मू कश्मीर था, फिर सिक्किम था, ठीक है। तो इस बार JNK में हमने देखा कि अभी जो हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो भी कम हो गई हुई है, ठीक है। तो मतलब जो नेशनल एवरेज से काफ़ी कम आई हुई है, उसको वैसे ज़रूरत नहीं है इधर पढ़ने की। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, हमारा मैराथन चल रहा है वरना मैं कहाँ घुस जाऊँगा। चाइल्ड सेक्स रेशो। तो चाइल्ड सेक्स रेशो क्या चीज़ है, आप देखो चाइल्ड सेक्स रेशो में आपको याद रखना है कि ये हमारा ये भी लोवेस्ट लेवल था 914। सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद की अगर बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद से हमारा जो चाइल्ड सेक्स रेशो है, मतलब जो बच्चे पैदा भी हो रहे हैं उसमें मेल और फीमेल की अगर बात करें, कितने मेल और कितने फीमेल पैदा हो रहे हैं, तो वो सेक्स रेशो भी हमारा रिड्यूस हो गया। कहने का मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स कम पैदा हो रही हैं। तो चाइल्ड सेक्स रेशो इज़ एट लोवेस्ट लेवल 914 जो हैं वो चाइल्ड जो हैं वो फीमेल हैं, और इसका मतलब 1000 मेल हैं, ठीक है। तो 914, तो ये हमें इंडिपेंडेंस के बाद से सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशो मिला है। अब चाइल्ड सेक्स रेशो में अगर वो पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो मिज़ोरम टॉप करता है इसमें, उसके बाद मेघालय, और सबसे कम कौन है, हरियाणा है, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशो में भी सबसे कम कौन है, हरियाणा है। और इसमें भी कौन था, हमारा जो सेक्स रेशो था उसमें स्टेट में सबसे कम कौन था, हरियाणा था, ठीक है। तो चाइल्ड सेक्स रेशो में भी सबसे कम कौन है, हरियाणा है। लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशो में टॉप कौन कर रहा है, मिज़ोरम कर रहा है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखें थर्ड आ गया हमारा लिटरेसी। तो 2001 में अगर देखो तो इंडिया में लिटरेसी का जो रेशो था वो कितना 60.83% था, ठीक है। ओवरऑल मतलब इतने लोग लिटरेट थे, 64.83। लिटरेसी क्या होती है वो बहुत डेप्थ में चीज़ें, उनको छोड़ो, आपको पता होना चाहिए कि लिटरेसी कैसे मेज़र करते हैं, उसके भी अलग अलग फंडे हैं। तो फिलहाल 2001 में आप देखो कितनी थी, 64.8 थी। 2011 में 74.0, तो कहने का मतलब इंक्रीज़ हुई है, सिंपल सी याद रखना है। 2001 से 2011 तक लिटरेसी इंक्रीज़ हुई है, अब भी इंक्रीज़ हो रही है। 2023-24 का डाटा बताता है कि अभी हमारे पास लिटरेसी रेट इंडिया में 81% है, ठीक है। अब देखो मिज़ोरम की दो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, 98.76, मतलब आप सोचो 100 में से 98 लोग लिटरेट हैं। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले कौन सी स्टेट कौन सी है, मिज़ोरम। तो मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया कौन कौन सी है, 2011 में जो डाटा आया था उसके हिसाब से बता रहा हूँ। पहली थी सरचिप, SERCHHIP सरचिप, और एक थी आइजवाल। तो आइजवाल तो इसका मिज़ोरम का आपको पता होगा। अब मिज़ोरम में ये दो डिस्ट्रिक्ट कौन सी, आइजवाल डिस्ट्रिक्ट और सरचिप डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 98% के अराउंड यहाँ पे लिटरेसी रेट था। उसके बाद लीस्ट लिटरेसी रेट में अगर डिस्ट्रिक्ट 2011 का जो डाटा है वो क्या बताता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दो ऐसे थे जहाँ पे हमने देखा कि लीस्ट क्या है लिटरेसी रेट है हमारा। तो पहला था अलीराजपुर, अलीराजपुर में सिर्फ 37% लोग लिटरेट थे। मिर्ज़ापुर में सिर्फ 41%। तो सबसे कम मध्य प्रदेश में था। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ रहे हैं तो वो कौन सी थी, अलीराजपुर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लिटरेसी रेट हमने देख लिया। उसके बाद देखो हाईएस्ट लिटरेसी, अभी मैंने आपको बताया स्टेट वाइज कौन सी होगी, केरला, फिर मिज़ोरम, फिर त्रिपुरा।
यूटी के हिसाब से लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। तो स्टेट वाइज अब मेन याद रख लो कि हाईएस्ट लिटरेसी में स्टेट वाइज केरला था, यूटी में कौन था, लक्षद्वीप था। केरला और लक्षद्वीप याद रखने। लीस्ट लिटरेसी रेट में स्टेट में बिहार था और यूटी में दमन, ये दादर एंड नागर हवेली थी, ठीक है, दादर एंड नागर हवेली, और यहाँ पे बिहार था। तो लीस्ट मतलब लिटरेसी रेट में और हाईएस्ट लिटरेसी रेट में 2011 सेंसस के हिसाब से आपको चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद देखें मैक्सिमम गैप इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इज़ इन राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा हमने गैप देखा कि जो लिटरेसी रेट में गैप है। देखो अभी हमने देखा ओवरऑल लिटरेसी रेट, हम ये नहीं देख रहे हैं कि मेल की लिटरेसी रेट कितनी है या फीमेल की लिटरेसी रेट कितनी है। हमने ओवरऑल लिटरेसी रेट में देखा कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट को स्टेट वाइज केरला है, यूटी में लक्षद्वीप है, लीस्ट में देखेंगे स्टेट में बिहार है और यूटी में दादर नगर हवेली है। लेकिन अगर हम देखेंगे मैक्सिमम गैप जो मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में हमने देखा वो राजस्थान में देखा है 27.8%, ठीक है। तो मतलब मेल और फीमेल में भी लिटरेसी का गैप जो सबसे ज़्यादा वो कौन सा है, राजस्थान है। मिनिमम गैप हमने किस में देखा है, वो हमने देखा है मेघालय में, याद रखना। राजस्थान के अपोजिट में हम मेघालय आ गया है। यहाँ पे मेल और फीमेल के रेशो की बात कर रहे हैं अगर लिटरेसी रेट में देख रहे हैं तो मेघालय में 3.3% डाल ली, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है वहाँ पे लड़कों और लड़कियों को पढ़ाने में। यहाँ पे लेकिन बहुत ज़्यादा राजस्थान में लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, तो ये ऐसा समझ लो, और बहुत ज़्यादा 27.8%, ठीक है, इतना फ़र्क है दोनों में। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं। और देखो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये तो आपको पता है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। एक्चुअली जैसे मान लो कोई एरिया जो 1 किलोमीटर ऐसे है, 1 किलोमीटर ऐसे है, तो बीच का कितना हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर किलोमीटर हो गया ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में टोटल कितने लोग रह रहे हैं उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखो नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये समझ आ गया। तो 2011 में अगर हम देखें या 2001 में देखें, 2001 में 325 लोग रह रहे थे, इंडिया की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी 325 थी, लेकिन वो इंक्रीज़ होगी पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पे, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज और पॉपुलेशन डेंसिटी भी हमारी इंक्रीज़ हुई थी क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई थी। मोस्ट डेंसाइल पॉपुलेशन स्टेट, अगर सबसे ज़्यादा देखोगे ना, सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं, जहाँ पे मतलब आप अगर जाओगे तो आपको लोग ही लोग दिखेंगे, ऐसा समझ लो। तो पहला आ गया बिहार, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर है केरला, BWK, ठीक है। तो 2011 के हिसाब से हमने देखा क्या सबसे ज़्यादा जो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है वो कौन सी, बिहार, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर केरला है। लेकिन लीस्ट में अगर देखो तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, हमने ऊपर भी देखा था ये चीज़, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, ठीक है, वो जो हमने टेबल देखा था शुरू में। अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी इन यूटी, अगर यूटी की बात करें तो टॉप कौन करता है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा होगी, ये सिंपल सी बात है। उसके बाद चंडीगढ़ आती है और लास्ट में कौन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, ये याद रख लेना, ये सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद देखो अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। 2011 में 11 के सेंसस के हिसाब से हमने देखा कि जो अर्बन पॉपुलेशन थी इंडिया हैज़ कितनी थी 2011 में, 31% अर्बन पॉपुलेशन थी इंडिया में, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी, 31% के अराउंड, तो याद रख लेना। अब उस टाइम पे ना 2011 के सेंसस में इन्होंने अर्बन एरियाज़ की 2 डेफिनेशन की। हम कैसे पता चलेगा कोई एरिया अर्बन एरिया है कि रूरल एरिया है, तो अर्बन एरिया की इन्होंने 2 डेफिनेशन दी। पहली डेफिनेशन उन्होंने ये बोला कि ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी हो, जहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, जहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड हो, जहाँ पे नगर पालिका परिषद हो, या फिर वहाँ पे नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो, मतलब इनमें से कुछ इनमें से कोई भी एरिया, मतलब एक प्लेस हैविंग जिनमें हम ये सारी चीज़ें देखें, ये भी देखें, ये भी देखें, ये भी देखें, इनको हम बोलते थे ये अर्बन एरिया है। दूसरी डेफिनेशन उन्होंने दी कि कोई ऐसी प्लेस जो 3 की 3 कंडीशंस को साइमल्टेनियसली पूरा करती हो। इनमें से ये था कि आप इनमें से कोई एक भी, अगर कोई म्यूनसिपैलिटी है तो हम उसको बोल देंगे अर्बन एरिया, कंटोनमेंट बोर्ड होगा तो उसको बोल देंगे अर्बन एरिया है, ठीक है, ये होगा तो हम बोल देंगे अर्बन एरिया है। लेकिन इन्होंने बोला कि दूसरी कंडीशन ये थी कि जिसमें 3 की 3 कंडीशंस, ये वाली 3 कंडीशन साइमल्टेनियसली लगती हों। कहने का मतलब कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे मिनिमम पॉपुलेशन 5000 तो होनी चाहिए, 5000 लोग वहाँ पे रह रहे हों। वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने अभी ऊपर बताया कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट 75% मेल जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, 75% मेल वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में होने चाहिए। मतलब एग्रीकल्चर एरियाज़ को बाहर कर दिया एक किस्म से, क्योंकि 75% अगर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, तो तभी हम उस एरिया को अर्बन एरिया बोलेंगे। तो 2011 में हमारे पास जो टाउन्स थे वो कितने थे, 7935 थे। विलेजेस कितनी थी, 640867 थी। अब देखो अर्बन एरियाज विद मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन, उनको हमने नाम दिया सिटीज़ का, मतलब सिटीज़। अब देखो अर्बन का तो मैंने बता दिया कि अर्बन के लिए क्या क्राइटेरिया रखा था। फिर उन्होंने बोला कि वो वाले अर्बन एरियाज़ जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से भी ज़्यादा हो, यहाँ पे पॉपुलेशन का क्राइटेरिया क्या रखा था, 5000 से ज़्यादा होंगे तो हम उसको क्या बोल देंगे, अर्बन एरिया है। अब बोल रहे हैं कि अर्बन एरिया में अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है 1 लाख से भी ज़्यादा, तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है, सिटी है, ठीक है। और उसको छोड़ के बाकी को हम क्या बोलेंगे, टाउन्स हैं, ठीक है। जिसमें 1 लाख से ज़्यादा होगी उसको हम सिटी बोलेंगे, जिसमें 1 लाख से कम होगी उसे हम क्या बोलेंगे, टाउन बोलेंगे। तो कहने का मतलब अर्बन एरियाज़ में ही 2 चीज़ें निकल के आ गई, एक टाउन्स होगी और दूसरी सिटीज़ होगी। सिटीज़ कौन सी होगी, जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा होगी। टाउन कौन सी होगी, जहाँ पे पॉपुलेशन 5000 से लेकर 1 लाख के बीच में होगी, तो उसे हम टाउन बोल देंगे। समझ आ रहा है आपको।
अब वो वाली सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो जाए, मतलब 1 मिलियन से भी ज़्यादा हो जाए, 10 लाख से, उसे हम बोलते हैं मेट्रोपोलिस। ठीक है, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में 35 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में थी? यूपी में। यूपी हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। कितनी थी? 6। गुजरात में 4 थी और महाराष्ट्र में 4 थी। उसके बाद देखें क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स की बात करते हैं, तो इन्होंने 2011 में क्लासीफाई किया टाउन्स को अलग अलग, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6। तो कितने टोटल थे? क्लास 6 तक 6 क्लासिफिकेशन की टाउन्स की। पहला जो क्लास 1 में इन्होंने रखा, उसको किसको बोला इन्होंने कि अगर वहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है तो वो क्लास 1 में आएगा, 50,000 से 1 लाख के बीच में है तो क्लास 2 में आ जाएगा, 20 से 50 के बीच में क्लास 3, 10,000 से 20,000 क्लास 4, 5,000 से 10,000 क्लास 5, और लेस देन अगर 5,000 होगा तो उसको हम क्लास 6 में डाल देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स की बात कर रहा हूँ। अब देखें मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन है? गोवा, याद रखना, जहाँ पे अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा है गोवा है। यूटी में देखोगे तो दिल्ली है। अगर सीक्वेंस पूछ ले तो गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। अगर यहाँ पे सीक्वेंस पूछ लें दिल्ली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे ये तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इनको याद कैसे करना है? कसम से आपके लिए बहुत आसान है, सिंपल सा एक काम करो, आधा घंटा रखो इसके लिए, लेकिन आधे घंटे में कोशिश करो इस पीडीएफ को 2 बार पढ़ने की। अब आराम से पढ़ लोगे। एक बार आपने अगर ये वीडियो लेक्चर देख लिया उसके बाद इसको एक बार देख लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि मुझे क्या क्या चीज़ इसमें याद रखनी है। मैंने सारी चीज़ें कवर करवाने की कोशिश की है ताकि कुछ छूटे ना। आप कम से कम तो ये कर लेना कि जैसे अगर मोस्ट अर्बनाइज की बात कर रहे हैं तो गोवा याद हो, यूटी में दिल्ली याद हो, सीक्वेंस याद हो या ना हो, अगर एक चीज़ भी पता है तो आप कुछ ना कुछ कर लोगे, कम से कम 2 याद रख लो। ठीक है, तो लीस्ट अर्बनाइज में जहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत कम है तो स्टेट वाइज हिमाचल प्रदेश है, और यूटी में आप देखोगे अंडमान एंड निकोबार है। ठीक है, तो हिमाचल के बाद बिहार है, फिर सिक्किम है, यहाँ पे दमन एंड दीव और पांडिचेरी है। अब देखो 2011 में एससी पॉपुलेशन और एसटी पॉपुलेशन का भी हमें पता चला कि कितनी कितनी है। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन है, एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मिजोरम में, याद रखना, सिंपल सी बात। ठीक है, एससी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी? पंजाब में। एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मिजोरम में। फिर पंजाब के बाद हिमाचल आता है, हिमाचल के बाद वेस्ट बंगाल, यहाँ पे लक्षद्वीप और नागालैंड। सिंपल सी याद रखना है, अगर टॉप भी याद रखोगे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया आपको नाम पता होना चाहिए बस। अगर बाई चांस वो पूछ लें कि ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम पता हो। देखो जरावाज, ये अंडमान निकोबार के हैं। उसके बाद शम्पन्स, ये भी अंडमान निकोबार के हैं। सेंटलीज भी अंडमान निकोबार के हैं। तो अंडमान निकोबार की ये 3 थोड़े बहुत याद रखना है, जीएसएस करके। ठीक है, जीएसएस। उसके बाद भोटिया, तो आपने नाम सुना होगा, ये उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल में। गोंड्स का नाम सुना होगा क्योंकि ये लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया है। गोंड्स जो हैं लार्जेस्ट ट्राइब में, अगर एसटी में देखोगे सबसे ज़्यादा गोंड्स हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, आंध्रा में और उड़ीसा में। उसके बाद मोफलास, ये कहाँ पे? जो कश्मीर, ये इसके केरला के जो मुस्लिम्स हैं ना, मालाबार डिस्ट्रिक्ट में, उन वो जो ट्राइब है उसको मोफलास बोलते हैं। ठीक है, मोफलास। उसके बाद आगे आपके संथल्स, ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में है। कोल का नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है। मूरिया का नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़ के हैं। ये नागास तो नागालैंड के हैं। गारोज जो हैं ये मेघालय और असम में रहते हैं। खासीज, क्योंकि गारो खासी हिल्स भी आपने नाम सुने होंगे, मैंने पढ़ाया था ऊपर। तो गारो आगे मेघालय और असम के, खासी आगे मेघालय और त्रिपुरा के। उसके बाद गरासिया, ये राजस्थान के हैं, गरासिया। ठीक है, और मुंडा कहाँ के हैं? झारखंड के, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सब में ही पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़। ठीक है, गुर्जर तो आपको पता है जम्मू कश्मीर और हिमाचल में है। उसके बाद खासी की बात करें तो उत्तराखंड में। इससे ज़्यादा इसमें कुछ आने के चांसेस नहीं है। मैंने कोशिश की है थोड़ा सा तेज़ पढ़ाने की भी। अगर आप इसको 1.5x या 2x पे भी सुन रहे हो तो इट्स बेटर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप अपना इजहार कर सकते हो। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। थैंक यू सो मच।